बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, मैं आपका होस्ट सैयद वकास शाह आपकी खिदमत में हाजिर हूँ प्रोग्राम इलाकाई सियासत में। नाजरीन, आज के प्रोग्राम में हमने दावत दी है सीनियर सहाफ़ी और पेशावर में डॉन एडिटर इस्माइल खान साहब को। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। नाजरीन, हम आज पाकिस्तान के सियासी हालात पर हम बात करेंगे, जो अदालतों के केसेस हैं, और इसके साथ साथ हम कोशिश करेंगे कि अफगानिस्तान के साथ जो पाकिस्तान के ताल्लुकात हैं और वहाँ पे टीडीपी के साथ जो मुज़ाकरात हैं तो उन पे भी हम बात करेंगे। लेकिन पहले हम पाकिस्तान के हालात पे बात करेंगे। इस्माइल खान साहब, मुल्क की सियासी सूरत हाल ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल गंभीर और महाजराई की तरफ बढ़ रहे हैं, तो आप क्या देखते हैं कि ये हालात कहाँ पर जाके रुकेंगे? मेरे ख्याल में इस वक्त जो पॉलिटिकल जो सिचुएशन है अभी भी बहुत ज़्यादा फ्लूइड है। कोई एक हतमी राय कायम करना या पेशन गोई करना मेरे ख्याल में कबल अज़ वक्त होगा। इसमें कोई शक नहीं है कि पॉलिटिकल जो पोलराइजेशन से अब कन्फ्रंटेशन पे बात चली गई है। जी, जो पहले पोलराइजेशन थी, बहुत पहले से थी, वो एक्सेंचुएट होते बढ़ते बढ़ते अब कन्फ्रंटेशन पे चली गई है। सही। और कन्फ्रंटेशन शुरू में तो गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ थी। जो बयानिया उस वक़्त खान साहब ने दिया था कि ये इम्पोर्टेड गवर्नमेंट है और अमेरिकन सपोर्ट के ज़रिए उनकी हुकूमत को टॉपल किया गया है और उनको लाया गया है। उस बयानिए से फिर बढ़ते बढ़ते बयानिया फिर न्यूट्रल्स पे आ गया, फ़ौज की तरफ आ गया, और फ़ौज से होते होते अब जुडिशरी और सिविल ब्यूरोक्रेसी, पुलिस इंक्लूडेड, उस पर आके टह गया। तो खान साहब जो है तो वो मल्टीपल फ्रंट्स उन्होंने खोल दिए हैं। तो मेरे ख्याल में शायद उनकी जो कैलकुलेशन है वो ये है कि वो जिस तरह उन्होंने धरना दिया था और उस ज़माने में जो उन्होंने प्रेशर बिल्ड किया था, तो उसको वो सिंगुलर फोकस जो था जी, वो नवाज शरीफ की गवर्नमेंट को उन्होंने अटैक किया था। फ़ौज पे वो नहीं थे, अंपायर की उंगली की बात ज़रूर करते थे, लेकिन उनको पता था कि फ़ौज उस वक़्त सपोर्ट में थी। वो तो अब सबको पता है कि जो उस वक़्त जो पॉलिटिकल जो सिचुएशन बनी और जो इंजीनियरिंग हुई, लेकिन इस वक्त जो है वो मामलात उलट हैं। अब गवर्नमेंट या पीडीएम को अटैक तो मेरे ख्याल में भी पीछे रह गया है। सही। अब तो डायरेक्ट वो हो गया है न्यूट्रल्स पे या मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट को, जुडिशरी को, सिविल ब्यूरोक्रेसी को, तो मल्टीपल। तो मेरे ख्याल में हालात ठीक नहीं है ओवरऑल। अगर मैं सम अप करूं तो हालात ठीक नहीं है पॉलिटिकली, और कुछ भी हो सकता है, कोई खुदा न खासा सिचुएशन बन सकती है। अच्छा, बाज़ लोग कह रहे हैं, बल्कि खदशे का इजहार कर रहे हैं कि शायद मार्शल लॉ लग जाए, तो मार्शल लॉ की हद तक आप समझते हैं कि बात चली जाएगी? नहीं, मेरे ख्याल में मार्शल लॉ पे बात शायद ना चले, क्योंकि अभी देखें हमारे पास मल्टीपल इस वक्त सिनेरियोज हैं कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता। अगेन मैं कह रहा हूँ कि उसको प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल है जी, लेकिन बहुत हर इतने सारे सिनेरियोज बनकर सिनेरियोज हैं कि उनसे फिर मल्टीपल वो चीज़ें निकल सकती हैं। अब तो आपको पता है कि 25 को अगर बेल बिफोर खान साहब ने करना है, अगर बेल कंफर्म हो गई तो मसला तो हल हो जाएगा। बेल कंफर्म ना हुई तो गवर्नमेंट को फिर उनको अरेस्ट करना पड़ेगा। फिर उसके बाद क्या हालात बनते हैं वो एक अलग सिचुएशन बन जाती है। फिर उसके अलावा फिर उनके लिए मल्टीपल लीगल चैलेंजेस और भी हैं। डिस्क्वालिफिकेशन के लिए प्रोहिबिटेड फंडिंग का केस उनके सामने है, तो शाहाना का केस है, और 2-3 केसेस इस तरह के हैं कि जिसमें खदशा है एक और केस की भी बात सुनने में आ रहा है कि एक और केस भी शायद उन पे आ जाए, वो ज़्यादा मसला हो जाएगा उनके लिए। तो उसकी जो फिर उसका फॉल आउट क्या होता है वो देखना पड़ेगा। फिर ये कि अगर तो सिचुएशन ख़राब होती है बहुत ज़्यादा, लामहला फिर शायद गवर्नमेंट आ जाए, केयर टेकर गवर्नमेंट जाए, गवर्नमेंट अगर चली जाती है तो केयर टेकर गवर्नमेंट आ जाएगी, केयर टेकर फिर गवर्नमेंट आती है तो कोई पिटिशन लेके चला जाए कि जी अभी सिचुएशन ठीक नहीं है और नहीं। तो मेरे ख्याल में इस वक्त जो सबसे बड़ा एक है जो सवालिया निशान है इस वक्त मेरे ख्याल में इमीडिएट, वो है खान साहब के उनकी सियासी
उसका क्या होगा, उनका मुस्तकबिल के बारे में। उनका मुस्तकबिल क्या होगा। अगर वो डिफाइन हो जाए तो उससे फिर मल्टीपल और चीज़ें निकल सकती हैं जिस पे फिर बात हो सकती है। अच्छा, ये इमरान खान साहब के खिलाफ दहशतगर्दी का मुकदमा भी दर्ज किया गया है, जो उन्होंने वहाँ पे जो खातून मजिस्ट्रेट थी या सेशन जज थी, एडिशनल सेशन जज थी, उनको जो उन्होंने मुखातिब किया था, और ये कहा जा रहा है कि ये तौहीन अदालत है, बल्कि उसी पे तो बाकायदा दहशतगर्दी का मुकदमा भी दर्ज किया गया है। उसके हवाले से एक नोटिस भी लिया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने, और वो केस भी चलेगा। तो इस केस में आपके ख्याल में ये केस खतरनाक हो सकता है इमरान खान साहब के लिए? अब ये देखना पड़ेगा क्योंकि इसमें हमारी अदालतों ने मुख्तलिफ मौके पे मुख्तलिफ किस्म की उन्होंने फैसले किए हैं जी। कुछ केसेस में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का नोटिस गया है तो वो माफ़ी पे माफ़ी भी मिल जाती है, कुछ ऐसी भी हैं कि वहाँ पे माफ़ी भी नहीं मिलती। मैं आपको बहुत सारे केसेस इस तरह के गिनवा सकता हूँ कि जिसमें उनको माफ़ी नहीं हुई। आपको याद होगा, मुझे तो उनका नाम याद नहीं, लेकिन कराची से जो मुस्लिम लीग के निहाल हाशमी जी बिल्कुल, उनका था, उन्होंने माफ़ी भी मांगी लेकिन वो उनको माफ़ी नहीं मिली, उनको जेल भी जाना पड़ा, सारा कुछ हुआ। फिर 2 बंदे इस पे डिस्क्वालीफाई भी हो चुके हैं, आपको पता है, वो भी मुस्लिम लीग नून से। तो ये भी है, कुछ लोगों को वो कहते हैं कि जी वो कोर्ट की मर्जी पे आपको अपने आप को छोड़ देते हैं तो फिर आपको माफ़ भी कर देते हैं। तो अब ये कोर्ट के उस पर होगा कि क्या। दूसरा सवाल ये कि क्या खान साहब माफ़ी भी मांगेंगे, ये भी तो एक सवाल है कि वो जाएगा कि जी मेरा ये तो मतलब नहीं था, मेरा तो मकसद कुछ और था। तो अब ये कोर्ट पे होगा कि कोर्ट क्या डिसीजन इस पे करती है, कि वो हार्ड उस पर लाइन लेती है या फिर करती है। और फिर देखें उसकी वजह से जुडिशरी की इन मुख्तलिफ किस्म की नोयत के जो है तो जब फैसले आते हैं तो फिर जुडिशरी के अपने उस पर स्टैंडिंग पे, क्रेडिबिलिटी पे सवाल तो उठते हैं, फिर खड़े होते सवाल खड़े हो जाते हैं जी। फिर अब देख लें, जितना आप पॉलिटिकल मैटर्स में आप अपने आप को इन्वॉल्व करेंगे, इतना आप अपने आप को जो है कंट्रोवर्शियल करेंगे, आपकी क्रेडिबिलिटी पे। एक फरीक आपको आपके फैसले को सपोर्ट करेगा, इंडोर्स करेगा, दूसरा फरीक नहीं मानेगा, कंट्रोवर्सी बनती है। तो मेरे ख्याल में ओवर द ईयर्स बहुत सारे हमारे पॉलिटिकल नेचर के केसेस जो हैं वो सुपीरियर कोर्ट्स में गए हैं, जो नहीं होने चाहिए थे, और जिनका फैसला पॉलिटिकल जिस तरह मामला चलते हैं पार्लियामेंट में, पार्लियामेंट के बाहर, तो अब जब आप पॉलिटिकल नोयत के केसेस में पड़ जाते हैं तो फिर उसकी वजह से उसके अपने मसाइल बन जाते हैं उसकी वजह से। और इमरान खान साहब के हवाले से उनका मूड आप कैसे देखते हैं कि क्या वो माफ़ी मांग लेंगे गैर मशरूत, और क्या वो पीछे हट जाएंगे? क्योंकि उनका जो स्टांस है वो तो कह रहे हैं, अभी आज ही उन्होंने एक स्टेटमेंट दी, बल्कि उन्होंने स्पीच की है कि मैंने कोई गलत बात नहीं की, जो जुल्म हो रहा है तो मैंने उसके खिलाफ बात की है। तो खान साहब के लिए उनके जो फॉलोअर्स हैं, तो ये आपके ख्याल में वो कबूल कर लेंगे? अगर खान साहब कहते हैं कि नहीं मैंने एक कदम पीछे आना है, या आगे जाएंगे? खान साहब जो है वो उनका तो एक ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि वो उनके बारे में ये कहा जाता, परसेप्शन एक ये भी था, उनके नाकिदीन ये कहते थे कि खान साहब जो यू टर्न लेने के माहिर हैं। तो वो तो दूसरा उनके जो फॉलोअर्स हैं वो तो खान साहब जो भी कहते हैं उसको ब्लाइंडली उसको फॉलो करते हैं और समझते हैं कि खान साहब जो भी कहते हैं, कल अगर कुछ और कहा था वो भी ठीक कहा था, आज अगर उन्होंने कुछ और कहा है तो वो भी ठीक कह रहे हैं जी। तो वो तो मेरे ख्याल में उनके लिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब ये देखें, अब वो कहे कि जी मेरा मकसद ये था या नहीं था। आप उस जमाने का देख लें जब वो फैजाबाद का जो धरना हुआ था, उसके बाद खान साहब ने तो उस वक्त 20 किस्म की थ्रेट दी थी IG साहब को जो इस्लामाबाद में थे, उस वक्त उनका नाम लेके उनको कहा था कि हम आपको गिरमान से पकड़ के आपको ये करेंगे, उसको उल्टा लटकाएंगे, उसको फला करेंगे, ये करेंगे। लेकिन उस वक्त जो हालात थे, वो जो था एंटायर यूनिवर्स जो था वो दैट वाज इन सपोर्ट ऑफ इमरान खान, तो कुछ हुआ नहीं। लेकिन इस वक्त जो है तो इस वक्त जो उस वक्त सपोर्ट में थे वो सारे लाइन अप लग रहे हैं कि वो हो गए खान साहब के सामने, और खान साहब ने खुद उनको टारगेट किया है मेरे ख्याल में। तो मेरे ख्याल में तो पार्टी के अंदर भी इस पर काफ़ी सारी बहस हो रही होगी और होती भी है। आप आई डोंट नो के अंदर पार्लियामेंट्री उनकी जो अपनी पार्टी कोर कमेटी के कुछ मेंबरान से जब बातचीत होती है तो वो इन मामलात से खुश नहीं है, ये कन्फ्रंटेशनल पॉलिटिक्स से। ये अब ये चाह रहे थे कि शायद अभी इतना कम अरसा रह गया है जी,
तो इलेक्शंस अगर हो जाएं तो पॉपुलर सपोर्ट है तो वो आ भी जाएंगे। लेकिन खान साहब जो हैं वो अभी भी उनका ख्याल ये कि अगर ये इलेक्शन हो जाते हैं और जिस तरह का जो उनके ख्याल में सारे जो है उसके खिलाफ सफारा हो गए सारे इदारे, तो शायद वो जो मेजॉरिटी उनका ख्याल है कि शायद 2/3 मेजॉरिटी आ जाए या मेजॉरिटी आ जाए तो वो उनके लिए शायद ना हो, मैनिपुलेट हो जाए इलेक्शंस। वो इलेक्शन कमीशन पे भी उनका एतमाद नहीं है। फिर दूसरा जो है इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के हवाले से भी उनके इश्यूज हैं। तो सिर्फ मसला उनका जो है वो ये नहीं है कि फौरी इंतखाबात हो, उनका मसला ये है कि इंतखाबात हों तो इलेक्शन कमीशन जो है वो बिल्कुल आज़ाद हो। आज़ाद का मतलब है कि ऐसा बंदा हो जो उनको एक्सेप्टेबल हो कि ये फिर दूसरा इलेक्टोरल रिफॉर्म्स भी हों। वो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स जो वो चाहते हैं उस पर फिर वो चाहते हैं कि ओवरसीज पाकिस्तानीज़ को वोटिंग राइट्स हों, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग हो। तो मेरे ख्याल में ये उनका जो विश लिस्ट है वो इतना ज़्यादा लंबा और इतनी कॉम्प्लिकेटेड है कि मुझे तो समझ नहीं आती कि खान साहब इसमें से कैसे मनूवर करेंगे। तो कमिंग बैक टू योर फर्स्ट क्वेश्चन, जो आपने जो अभी जो सवाल किया है कि वो क्या करेंगे अदालत में, अगर तो वो कहते हैं कि जी मेरा मतलब ये नहीं था और मैं अपोलोजाइज, अगर तो आप लोगों ने इसको ऐसा कंस्ट्रू किया कि शायद मैंने धमकी दी, तो मेरा बिल्कुल धमकी का मकसद वो नहीं था, मैं तो बिलीव इन द लॉ। तो कोर्ट के मूड पे उनकी सवाबदीद पे है कि वो उस अपोलॉजी को या उनके जो नॉन अपोलॉजी के साथ वो जो क्लैरिफिकेशन है वो एक्सेप्ट करते हैं या वो हार्ड लाइन लेते हैं कि नहीं जी आपने कंटेम्प्ट किया है और कंटेम्प्ट की वजह से आपने। तो ये मैं कह रहा हूँ ना कि ये इतना एक पॉलिटिकल एक एक्सप्लोसिव इशू है कि अगर तो एक्सेप्ट करते हैं तो वो फिर दूसरे फरीक खड़े हो जाएंगे कि जी ये क्यों इनके साथ इम्तियाजी सलूक हो रहा है। उनको भी रिलीफ मिले। अच्छा, ये खान साहब का जो उनकी एक थ्योरी है या उनकी अंडरस्टैंडिंग है कि आपकी कौम मेरे साथ है, मैं कौम की सपोर्ट पे आइंदा जो इलेक्शन है उसमें 2/3 मेजॉरिटी के साथ आऊँगा, एज ए प्राइम मिनिस्टर ताकतवर पोजीशन में आऊँगा। तो जैसे आपने फरमाया कि इदारों के साथ भी उनकी लड़ाई है, तो क्या वो कौम या अवाम की सपोर्ट पे जो एस्टेब्लिशमेंट है या जो दूसरे इदारे उनको शिकस्त दे सकते हैं? अब देखें उसमें मसला ये कि हमारी हिस्ट्री रही है जी, तो आप अपनी हिस्ट्री को इग्नोर नहीं कर सकते। हमारी हिस्ट्री में शायद 1 या 2 इलेक्शंस ऐसे हों जिसके बारे में कहा जाए कि जी वो बड़े फेयर इलेक्शंस हुए थे। ज़्यादातर इलेक्शंस के बारे में रिगिंग के मसले हुए हैं। 2018 का जो इलेक्शन हुआ उसमें RTS बैठ गया, कुछ हो गया, जो भी हो गया था। उससे पहले जो इलेक्शंस हुए थे उसमें तो खान साहब ने इतराज़ उठा दिया था कि जी वो आपको याद होगा ना 35 पंचर लगे, फिर उन्होंने कहा कि जी तो मुझे 4 हल्के कोले 35 पंचर लगे, फिर उन्होंने कहा कि जी वो तो मुझे ब्रिगेडियर साइमन ने ऐसी बात की थी और ये तो मैंने एक सियासी बात की थी, ये तो मैं उसका कोई वो नहीं था। लेकिन उस पर उन्होंने पूरी एक कमीशन बनवा दिया था जस्टिस नासिर के, वो 35 और बाद में कमीशन बना के उसकी फाइंडिंग भी आ गई थी कि देयर वाज नो सच थिंग। खान साहब उसके बाद उन्होंने कहा कि जी वो तो मैंने वैसे एक सियासी बात की थी। तो मसला अब खान साहब का ये है कि वो रिजल्ट वो एक्सेप्ट करेंगे जो उनके मंशा के मुताबिक हो। ना हुआ तो आप लाख कहें कि जी ये तो बड़ा फ्री एंड फेयर हुआ, फैफेन भी बोल देगी, EU की टीम आएगी वो भी शायद कह दे कि जी इलेक्शंस बड़े ठीक हुए हैं, बट खान साहब कहेंगे कि जी इसमें कुछ हुआ है, क्योंकि वो जो रूल्स ऑफ द गेम वो सेट करना चाहते हैं। वो अपने टर्म्स पे चाहते हैं कि इलेक्शंस भी हो, अपने टर्म्स पे गवर्नमेंट भी चाहते हैं जी, क्योंकि उन्हें 4 साल गवर्नमेंट में गुजार के देख लिए हैं, उनको पता चला कि जी ये आसान काम नहीं है। उनको जो कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़े मुख्तलिफ मौके पे मुख्तलिफ इशूज़ के हवाले से, उनको तरह तरह के अलकाबात दिए गए, सेलेक्टेड का कहा गया, कहा कि जी ये तो उनके पास तो इख्तियार ही नहीं है, सारा कुछ तो कोई और चला रहा है हुकूमत। तो मेरे ख्याल में उनके लिए बड़ा मुश्किल होगा कि ये कोई भी जो इलेक्शंस हों वो फ्री एंड फेयर हो, फिर उनको एक्सेप्टेबल भी हो। तो ये इतना एक कॉम्प्लिकेटेड इशू है। मेरे जो हम जिस सिचुएशन पे आ गए हैं उस पे मुझे नहीं लग रहा कि कोई होगा खान साहब को सेटिस्फाई करना, क्योंकि देखें पॉलिटिक्स में तो हमेशा डायलॉग की बात होती है। आप बैठते हैं, ठीक है, लोगों के साथ आप बात करते हैं। अब कल तक जो यही बात मैं आपको बताऊं, जिस तरह था परवेज़ इलाही के बारे में, उन्होंने कहा कि ये तो डाकू है सबका सबसे बड़ा, फिर उनकी मजबूरी हुई तो उसी परवेज़ इलाही को उनके साथ बैठ के उन्होंने एक पावर शेयरिंग एग्रीमेंट करके उनको, तो आपको डायलॉग करना पड़ता है। MQM को गालियां दे रहे थे लेकिन फिर मजबूरी तो उनको LIB बना दिया, इस तरह दूसरी पार्टीज के साथ। तो
फिर उन्होंने कहा कि जी ये इलेक्टेबल्स जो है तो हमें ब्लैकमेल कर रहे थे, ठीक। उन्होंने कहा, हालांकि उन्हीं इलेक्टेबल्स की वजह से उनकी पंजाब में भी गवर्नमेंट बनी जी, और नेशनल असेंबली में भी उनकी जो है वो मेजॉरिटी आई। अब भी लोग आ रहे हैं दूसरी पार्टियों से, हाँ। 4-5 लोग तो इसी महीने शामिल हुए तो दूसरी पार्टियों से, वो भी मतलब ये इलेक्टेबल कि हैं। अब जी, देखें पाकिस्तान की जो हमारी जो इलेक्टोरल हिस्ट्री है जी, उसमें इलेक्टेबल्स या डायनेस्टिक पॉलिटिक्स या फिर आप समझ लें कि उनकी आबाई, लोगों के अपने आबाई हल्के होते हैं, उनका असर रसूख होता है, वो जिस पार्टी में भी हों जी, लोग उनको वोट वोट देते देते हैं। हैं। कल्चरली, सोशली डिफरेंट इश्यूज वो डायनेमिक्स होती हैं इलेक्शंस की, जी, तो उनके आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते। तो खान साहब को जल्द या बदेर मेरे ख्याल में जो भी उनको हासिल करना है या करना चाहते हैं, सही, वो इनके साथी समझते हैं कि डायलॉग होना चाहिए। लेकिन अब मसला ये है कि डायलॉग डेट अनाउंस करके होगा कि डेट अनाउंस करने के बाद होगा, सही। फिर क्या होगा। तो मेरे ख्याल में उससे पहले या जल्द या बदीर ये सिचुएशन लेकिन फैसला खान साहब करेंगे, क्योंकि जो दूसरे सियासी रहनुमा है उनकी तो इतनी वो नहीं है, सबको पता है कि जी, वो तो बिल्कुल, बल्कि बोल भी। मैं छोटा सा ब्रेक देखिए अब मैं आपकी जगह छोटा सा ब्रेक लेता हूँ, उसके बाद जी, फिर आते हैं, उसी पे मजीद बात करेंगे। नाजरीन एक छोटा सा वक्फा लेते हैं। जी नाजरीन, वेलकम बैक। अच्छा सर, ये बयानिया के हवाले से जो खान साहब का बयानिया बहुत मकबूल बयानिया रहा है, अमरीकी साजिश के हवाले से या मदाखलत के हवाले से, ये जो बयानिया, तो अब आप इसको कहाँ पे देख रहे हैं? गुज़िश्ता 1-2 हफ्ते से वो बयानिया नज़र नहीं आ रहा, वो ऐसे लग रहा है कि जैसे पसे पोस्ट चला गया है। तो अब खान साहब को अगर नया बयानिया ईजाद करना पड़े या उनको क्रिएट करना पड़े, आपके ख्याल में वो बयानिया बना सकेंगे? और क्या फिर वो जो नया बयानिया होगा तो उनके जो फॉलोअर्स हैं वो बयानी कबूल कर लेंगे? बिकॉज मेरे ख्याल में खान साहब इतने खुशकिस्मत आदमी हैं जी, और उनकी पार्टी में जो उनका कैडर है वो ऐसा मिला है कि आप तो 2 हफ्तों की बात कर रहे हैं। खान साहब अगर कल बात कर दें और आज कोई और बात कर दें तो कल वाला बयानिया रह जाते हैं, वो आज वाला बयानिया जो है वो बयानिया बन जाता है। जी, सो वो जो बयानिया था फौरन जो है अमरीकी साजिश या मदाखलत का, अमरीकी साजिश, वो बयानिया तो कब का मेरे ख्याल में गुजर चुका है। जी, अब तो बयानिया ही कुछ और है। तो ये डेली बेसिस पे पीटीआई का कमाल ये कि खान साहब की कई भी बात जो है वो हरफ आखिर होती है और वही जो है बयानिया बन जाता है। सही, ये जो है आप देख लें, जब खान साहब गवर्नमेंट में थे तो उनकी अपनी जो मीडिया, सोशल मीडिया, वो डेली उनके साथ उनकी मीटिंग होती थी, अपने तर्जुमानों की, एक उनके पास एक पूरा बटालियन था तर्जुमानों का, उनके साथ डेली मीटिंग, वो नैरेटिव देते थे अपने लोगों को और फिर वो नैरेटिव चलता होता था, उसको एडॉप्ट करके फिर वो सोशल मीडिया पे ट्रेंड भी उसका बनता था, फिर उसके बाद वो बयानिया भी चलता था, ऑफिशियली वो एक नैरेटिव बन जाता था। तो उनकी जो स्ट्रैटेजी है खान साहब की, वो सिचुएशन को देख के फिर वो उसी हिसाब से आप देखें, रोज़ाना आप देख लें ट्रेंड, कोई कभी एक ट्रेंड चल रहा होता है, कभी दूसरा ट्रेंड चल रहा होता है। तो अभी वो मेरे ख्याल में वो जो बयानिया था उसका कि अमरीकी साजिश हो, तो उन्होंने कहा कि जी हम तो ताल्लुकात चाहते हैं अमेरिका के साथ। उन्होंने तो अभी लॉबिंग फर्म हायर की है अमेरिका में ताकि वो अमेरिका के साथ ताल्लुकात बेहतर बना सकें। सही जी। तो वो बयानिया वो गुजर गया है, अब नया बयानिया होगा हर दिन के हिसाब से, उसकी डेवलपमेंट के हिसाब से। जिस तरह वो क्रिकेट मैच में देखते थे कि कौन सा बॉलर उन्होंने लेकर आना है, अटैक करवाना है, या बॉलिंग पहले करनी है या बैटिंग पहले करनी है। सो इजी ऑन अ डेली बेसिस वो यही स्ट्रेटजी अपना रहे होते हैं कि क्या करना है, किसको अटैक करना है, किसको पीछे हटाना है, किस को आगे लाना है जी। अब जो शहबाज गिल वाला जो हुआ था वो भी यही था, पार्ट ऑफ द प्लान कि शहबाज गिल को आके उसने बनाया, लेकिन वो उसका जो रिएक्शन था मेरे ख्याल में उस पे वो हो गया कि जी ये मिसकैलकुलेट किया। नहीं, आप समझते हैं कि ये प्लान था या ऐसे जो जैसे स्लिप ऑफ द टंग कहते हैं या इस तरह? अगेन मैं बता रहा हूँ, मैं जो एक हिस्टोरिकल रेफरेंस से चलेंगे ना जी। पीटीआई का जो था डेली बयानिया जो भी था, वो पीटीआई के जो तर्जुमान थे वो खान साहब का नैरेटिव ऑन अ डेली बेसिस मीटिंग के बाद वो बताते थे कि आज अभी ये नैरेटिव है, इसको आपके उसी पे सोशल ट्रेंड भी बनता था सोशल मीडिया का, उसके हिसाब से सारा प्रोग्राम भी चलता था, सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी उसी हिसाब से होती थी। तो मेरा नहीं ख्याल
कि शहबाज गिल ने कोई ऐसी बात की है जो कि खान साहब ने अप्रूव ना की? अपने पल्ले से नहीं की उन्होंने? आई डोंट थिंक सो। अच्छा, ये वजह क्या है? जो मुखालिफिन है इमरान खान साहब के, वो कहते हैं कि ये कल्ट फॉलोइंग है, या कहते हैं कि ये ब्लाइंड फॉलोइंग है। वो जो भी बात कह देते हैं तो उनके जो सपोर्टर्स हैं या वोटर्स हैं वो उनको कबूल कर लेते हैं। ये क्या इमरान खान साहब की शख्सियत है, उनकी लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं, या कोई उनके पास कोई मैजिक है? वजह क्या है? या जो उनके फॉलोअर्स हैं तो वो ब्लाइंड बिलीवर्स हैं? अच्छा, इस पे काफ़ी सारी बहस होती रहती है कि ये जो क्यों है इस तरह, जो कल्ट फॉलोइंग है, ये अक्सर लोग कहते हैं ये कल्ट है, ये पॉलिटिकल पार्टी नहीं है जी। वो खान साहब एक कल्ट फिगर हैं और उसको एक कल्ट फॉलो कर रहा है। क्योंकि जो नाकिदीन है वो ये समझते हैं कि इसमें पॉलिटिकल डिस्कोर्स पार्टी में नहीं है, बस खान साहब जो कहते हैं वही होता है, बस वही अल्टीमेट ट्रूथ है। उसके अलावा अगर कोई और लीडर कुछ और बात कर दे वो भी नहीं मानते। सही। तो उसमें जो है सबसे बड़ा एक जो अक्सर लोग करते होते हैं, उसकी एनालिसिस करते हैं, वो ये है कि शायद जो इनके फॉलोअर्स हैं उसमें मेजॉरिटी जो है तो यंग लोग हैं। बिल्कुल, यंगस्टर्स, यूथ बहुत ज़्यादा है, और उनकी एज ब्रैकेट के हिसाब से उसको देख लें तो उनकी जो पॉलिटिकल मेच्योरिटी आप समझ लें, या जब से उनका जो पॉलिटिकल ग्रोथ स्टार्ट हुआ है जी, इन जो यंग पॉपुलेशन है, वो उस ज़माने से हुआ है जिस ज़माने उसकी पिछली जो हमारी पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल हिस्ट्री है जी, वो उनके लिए मैटर नहीं करता। अब हमारे जो एज के लोग हैं वो समझते हैं कि जी पॉलिटिक्स में क्या हुआ, कितने बड़े बड़े टावरिंग फिगर्स थे, फिर 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन कैसे मुतफ़िका डॉक्यूमेंट कैसे आया, भुट्टो साहब कौन थे, बेनज़ीर साहिबा कौन थी, मियाँ साहब, ये जितने भी थे, वली खान, गफ़ार खान, ये जो पॉलिटिकल एक हिस्ट्री है। ठीक। और हर पार्टी की अपनी एक पॉलिटिकल फिलॉसफी है। तो वो ये जो इनकी जो हिस्ट्री है सही, वो बस 2013 से शुरू हो जाती है, या शायद उससे कुछ साल पहले से 2000 से शुरू होती है तकरीबन, 2000 से। तो उनके लिए वो जो पॉलिटिकल इट डजंट मैटर जी। जो खान साहब का जो कैरिज्मा है वो उसी दिन से स्टार्ट हो गया जब उसने शुरू किया। और फिर उनका जो था ना, खान साहब का जो पॉलिटिकल जो उनका तर्ज जो गुफ्तगू है वो उनको अपील करता है। जो लैंग्वेज यूज़ करते हैं, आप देख लें उनका जो सोशल मीडिया जो ट्रेंड बनाते हैं, जिस तरह का वो करते हैं, तो वो ऊपर से टॉप से हमारे यहाँ पहले ये होता था कि पॉलिटिकल जो वर्कर्स होते वो ग्रूम होके नीचे से निचली सतह से ऊपर आते थे जी। तो अभी जो आप खान साहब के लेफ्ट राइट आप देख लें, सारे ओल्ड गार्ड्स हैं, उसमें कोई नहीं है, नया नहीं है। खटक साहब को आप देख लें, या फवाद चौधरी साहब को देख लें, और भी जो को देख लें, एनीबॉडी, वो उनकी पॉलिटिकल एक हिस्ट्री है। वो जब बात करते हैं फिर भी कुछ आगे पीछे करके और मोहतात तरीके से करते हैं। तो बाकी जो इनका जो कैडर है वो उनके लिए कोई रूल्स नहीं है। वो उनका ख्याल है कि जब खान साहब जिस तरह बात करते हैं कि ये चोर है, ये डाकू है, ये फला है, ये टिका है, वो उसी अंदाज से अपने जो है तो नाकिदीन पॉलिटिकल डायलॉग डिस्कशन की कोई बात नहीं होती। अच्छा, अब ये कहा जा रहा है कि अभी तकरीबन 60,000 मजीद जो नए वोटर्स रजिस्टर हुए हैं, तो इस लिहाज से तो फिर ये एज खान साहब को ही जाएगा। और इसके साथ ही दूसरा क्वेश्चन है कि अगर खान साहब ने अपनी फॉलोइंग बनाई है तो जो हमारे दूसरे सियासी लीडर्स हैं या जो सियासी पार्टियां हैं, तो वो क्यों इस तरह के जो उनके जो अपने वर्कर्स हैं या उनकी जो फॉलोअर्स हैं उनको इंटैक्ट करने में नाकाम हुए हैं? ये जो सबसे बड़ा मसला है हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़ का, वो ये कि वो अभी तक ये समझने से कासिर हैं कि सोशल मीडिया कितना एक ट्रांसफॉर्मेशनल एक मीडियम है जी। और वो अभी तक जो हमारा कन्वेंशनल जो पॉलिटिक्स रहा है वो वही कन्वेंशनल पॉलिटिकल वो नहीं निकल रहे हैं, वो उसमें से निकल नहीं रहे हैं। वो उनकी एज भी नहीं है फ्रैंकली। देखें, खान साहब के पास जो प्रोफेशनल यंग टीम, प्रोफेशनल्स की यंग टीम है जी, उन्होंने लोगों को हायर किया है, प्रोफेशनल लोगों को इन्वेस्ट किया उसमें, ह्यूमन रिसोर्स में। उसका क्रेडिट आप जिसको भी पार्टी में दे दें, लेकिन खान साहब बीइंग द कैप्टन, बीइंग द चीफ, ही टेक्स द क्रेडिट फॉर इट। उसके पीछे आर्किटेक्ट जो भी हों, तो लेकिन जिसने भी उसको एक टीम असेंबल करा के दी, लोगों को बेस्ट माइंड्स इन द इंडस्ट्री लेके दिए हैं, उन्होंने फिर ये सारा कुछ किया। तो और जिस तरीके से उन्होंने इसको इन्फ्लुएंस किया, तो आप देख लें कि अब भी हर
किसी के पास स्मार्टफोन है, एवरीबडी हैज़ एक्सेस टू स्मार्टफोन। सही। किसी को अंग्रेजी आती हो, जी। नहीं आती हो, वो पश्तो में टाइपिंग कर लेगा, वो उर्दू में कर लेगा, लेकिन अपना माफिया ज़मीर वो बयान कर लेता है, अगर वो गालियों की शक्ल में हो जी। या तानों की शक्ल में हो, या रिट्वीट तो इजीली कर लेगा, किसी का पूरा खानदानी शजरा निकाल के उस पर सोशल मीडिया पे डाल देते हैं। जी। तो वो उनके लिए तो वो कैद नहीं है। जिस तरह हमारे जो दूसरे पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो अभी भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या फिर प्रिंट मीडिया, क्योंकि वहाँ पे फिल्टर्स लगे होते हैं जी। वो देखते हैं चीज़ों को कि यार ये चीज़ छपने की है नहीं है, ये बात करनी की, ये बात का इसका या इसकी इस बात का सयाक व सबाक क्या है, ऑथेंटिकेशन होती है वहाँ पे, बिल्कुल क्रेडिबिलिटी भी देखी जाती है। वो फिर देखते भी हैं कि इसकी ऑथेंटिकेशन के अलावा सयाक व सबाक का भी पता होता है कि बात अगर की है तो क्यों की है। सही। लेकिन मसला ये कि ये एक अनफिल्टर्ड फिनोमेना है सोशल मीडिया, उसमें फिल्टर्स नहीं है। जी। आप उस पर कोई भी चीज़ डाल दें, वो जब वेरिफिकेशन ऑथेंटिफिकेशन होती है उसने अपना डैमेज कर लिया होता है, वो झूठ होता है। सही। लेकिन उसको जब तस्दीक होती है उसमें फिर वो तस्दीक को भी लोग नहीं देखते कि यार ये गलत है या ठीक है। तो ये इनको अभी ये इदराक नहीं हुआ कि इसकी क्या अहमियत है। अभी इनको काम दूसरा ये कि इनके पास नैरेटिव भी नहीं है। सही। ऑनेस्टली मियाँ साहब जब इक़्तिदार से निकाले गए उनका एक नैरेटिव था और वो अपील भी कर रहा था कि वोट को इज्जत दो, वो मुझे क्यों निकाला। जी, वो एंटी एस्टेब्लिशमेंट था जी, नैरेटिव था, और वो उस वक्त वो अपील भी लोगों की किया। बल्कि हमें बहुत सारे लोगों को ये हैरत हो रही थी कि जिस किस्म के नारे पीटीएम लगाते थे वो पंजाब में से लोगों ने लगाने शुरू कर दिए। इट वाज वेरी सरप्राइजिंग फॉर मेनी ऑफ अस। जी। खान साहब का जो है, अभी मैं ये लोगों को ये कहता हूँ, खान साहब का आप नैरेटिव देख लें, वो एंटी एस्टेब्लिशमेंट नहीं है। सही। वो एस्टेब्लिशमेंट के फौज के खिलाफ नहीं है, सच इंस्टीट्यूशन। सही। उनका मसला फौज के साथ ये है कि आप न्यूट्रल क्यों हैं। सही। आप जो है मुझे पहले सपोर्ट कर रहे थे सही। और फिर उनको गिला है जी, वो ही कह रहे हैं कि आप चोरों को क्यों ले आए, चोर को आप लोगों ने कहा कि चोर डाकू वो आप बिठा दिया, मुझे निकाल दिया। यानी अब मैं तो खुद इतना अच्छा कर रहा था, आप जो कह रहे थे मेरे हाथ बंधे हुए, तो खुद कह रहे हैं कि मेरे हाथ बंधे हुए थे, आप जो कह रहे थे मैं तो वही कर रहा था, सारा कुछ नैब भी आप कंट्रोल कर रहे थे, फला भी आप कर रहे थे, ये भी कर रहे थे, फिर भी आपने मुझे निकाल दिया। तो वो चाह रहे हैं कि वो डिसीजन। मैं छोटा सा ब्रेक लेता हूँ, प्रोड्यूसर बार बार वो करें, तो ब्रेक के बाद आएंगे इसी हवाले से, फिर हम मजीद बात जारी रखेंगे। नाज़रीन एक छोटा सा वक्फा लेते हैं। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। अच्छा सर, ये सोशल मीडिया के हवाले से आपने बात की कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये आर्ट है इसको मास्टर कर लिया है सोशल मीडिया को। दूसरे जो सियासी जमातें उन्होंने अभी तक इसको अभी वो सीख रहे हैं, सीखने के मराहिल में। यही कहा जा रहा है इस हवाले से भी कि अगर सोशल मीडिया पे पाबंदी लगाई जाए तो ये चूंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ताकत है, तो शायद सोशल मीडिया पर पाबंदी लगाने से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जोर को कम किया जा सकता है। तो आप इससे इत्तेफाक करते हैं? और क्या ऐसा है, हो सकता है कि कोई सोच सोशल मीडिया पर पाबंदी के हवाले से? जनरली एक पब्लिक डिबेट तो इस पे हो रही है कि ये जो सोशल मीडिया पे जो इश्यूज इस वक्त चल रहे हैं, जी, लेकिन इसको एक तो ये कि इसको कंट्रोल कैसे करेंगे। आप यूट्यूब का चैनल तो ब्लॉक कर देंगे, जी, एक्सेस ब्लॉक कर देंगे, यूट्यूब को ऑल टुगेदर ब्लॉक कर देंगे। वो कितने हद तक, कब तक ब्लॉक करें? इससे पहले भी एक दफ़ा आपको याद होगा यूट्यूब पे पाबंदी लग गई थी कोर्ट ऑर्डर्स पे कि जी इस पे बेहुदा या दूसरे किस्म का मवाद आता है उसको बंद कर दें, तो वो भी रिवर्स हो गया। आज के मॉडर्न डे में मेरे ख्याल में ये बड़ा मुश्किल हो जाएगा। जी, ट्विटर पे पाबंदी लगाएंगे, वो कितना इफेक्टिव होगा? अब तो मसला ये है कि वीपीएन, हर किसी के पास वीपीएन भी है, उसको बाईपास भी कर सकते हैं पाबंदियों को, वो भी कोई मसला नहीं है। जी, इससे ज़्यादा मेरे ख्याल में मसला ये है कि हमारी पॉलिटिकल ट्रेनिंग के हवाले से मैं बात करूंगा। ऑल्दो मुझे पता है कि ये पीटीआई का स्ट्रेंथ है, जी, ये यंग जो फोर्स है, वोकल है, अपनी बात करता है, बात करने से झिझकता भी नहीं है। कंसिक्वेंसेस के हवाले से भी वो उनको ये नहीं होता कि ये गलत हो जाएगा, कोई नहीं है, बस वो अपनी बात बिला झिझक, बिला रोक टोक। देखें, उनको तो ना कानून का पता हो, ना पीका का पता है, ना पैमरा का पता है, ना कुछ का पता है। मैं यही कह रहा हूँ ना, उनकी पॉलिटिकल ट्रेनिंग तो हुई नहीं है। उसको खान साहब जो कहते हैं उसको मनोहन वो अडॉप्ट करते हैं।
तो ज़्यादा जो हमें ज़रूरत है वो है पॉलिटिकल ट्रेनिंग की। सही। और समवेयर डाउन द लाइन आई जस्ट होप, चूंकि इसमें पीटीआई का हिस्सा ज़्यादा है, सोशल मीडिया पे उनकी बहुत बड़ी प्रेजेंस है, इसमें तो कोई शक है नहीं, तो मैं उम्मीद ही कर सकता हूँ कि समवेयर डाउन द लाइन खान साहब खुद शायद एक ऑर्डर, एक डिसिप्लिन शायद ले आए, क्योंकि उनके वर्कर्स जो हैं वो उनकी बात को मानते हैं, संजीदा करते हैं, और संजीदा मामलात पे संजीदा डिस्कशन और गुफ्तगू हो। देखें खान साहब जो इस वक्त जो भी बात कर रहे हैं वो उसके लिए एक संजीदा डिस्कोर्स तो होना चाहिए कि आपके आइन में एक हर इदारे का एक दायरा इख्तियार है कि आपने उस फ्रेमवर्क में आपने ऑपरेट करना है, फौज हो, अदलिया हो, जुडिशरी हो, लेजिस्लेटिव हो, एग्जेक्टिव हो, जो भी है, सही, ठीक है, तो वो तो डिफाइन है। तो उस पर एक सीरियस किस्म की डिबेट क्यों नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए, लेकिन सीरियस डिबेट इसमें तो नहीं होगी कि आप जो अगर कोई इस किस्म की बात करता है तो वो आगे से गालियां शुरू कर दें आपको। तो मेरे ख्याल में देखें इसको, इस चीज़ को मेरे ख्याल में थोड़ी सी सिविलिटी लानी पड़ेगी ये पॉलिटिकल डिस्कोर्स में। ये खान साहब का बहुत बड़ा स्ट्रेंथ है, अगर इस स्ट्रेंथ को वो सही तरीके से उनकी ट्रेनिंग करें, पॉलिटिकल ट्रेनिंग करें, उनको सही डिस्कोर्स पे डालें, तो ये इनके लिए बहुत बड़ा वो होगा। लेकिन मसला ये कि वहाँ पे वो है नहीं, खान साहब अटैक में रहते हैं, हमेशा कन्फ्रंटेशन के मोड में रहते हैं। मेरे ख्याल में उनका ख्याल ये कि शायद अवाम उनका इस किस्म का लीडर चाहिए भी कि वो हमेशा जो है वो अटैक करे। लेकिन ये हम सब इकोनॉमिक्स में हम एक थ्योरी पढ़ते होते थे, उसमें उसको कहते थे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग, एक इंक्रीजिंग रिटर्न होता है, फिर एक वो प्लेटो आ जाता है, उसके बाद डिक्रीजिंग रिटर्न। तो एक लम्हा, एक वक्त ऐसा आ जाता है कि उसके बाद चीज़ें काउंटर प्रोडक्टिव होती हैं, डिक्रीजिंग रिटर्न शुरू हो जाता है सारा कुछ। सही। तो इस चीज़ को देख के अब हमें ऐसे मॉब मेंटेलिटी से निकलना चाहिए, अपने इस कौम को निकालना चाहिए, क्योंकि ये कौम सिर्फ पीटीआई नहीं है। ये हम हर कोई खड़ा होकर कहता है कि जी हमें 22 करोड़ आवाम ने मुंतखब किया है, लेकिन उससे शायद 5000 वोट भी ना लिए हों। सही। तो वो कहता है कि जी मुझे, बलूचिस्तान में बहुत सारे ऐसे हैं, देख लो, जो वज़ीर-ए-आज़म साहब थे 576 5 से वो कितने वोट पे आया था, साहब को देख ले वो कितने वोट पे जो है वो स्टे ऑर्डर पे लटकता रहा है। लेकिन वो भी कहते हैं कि जी हमें 22 करोड़ आवाम ने जो है, तो 22 करोड़ आवाम इज नॉट जस्ट पीटीआई, देयर आर अदर पॉलिटिकल पार्टीज आल्सो, उनमें हैसियत से कम होंगी, ताकत में कम होंगी, लेकिन सबको जो है तो वो हमें बहैसियत कौम एक शऊर, ये सियासी लीडर का काम है कि वो सियासी शऊर उजागर करे। हमारे ज़माने में जमात इस्लामी के स्टडी सर्कल्स हुआ करते थे, हमारे ज़माने में एनपी के अपने यूनियन लेवल पे जो है तो वो उनके अपने सर्कल्स होते थे, हर पॉलिटिकल पीपल्स पार्टी के। अब वो चीज़ें ख़त्म हो गई हैं, पॉलिटिकल ट्रेनिंग ही ख़त्म हो गई, टाइम नहीं है उनके पास, शायद अहमियत उनकी कम हो गई। इमरान खान साहब के हवाले से वफाकी हुकूमत की ख्वाहिश है कि खान साहब को गिरफ्तार कर लें, तो क्या आप समझते हैं कि इमरान खान साहब आसानी से गिरफ्तारी दे देंगे? देखिए, अब ये मेरे नहीं ख्याल के फेडरल गवर्नमेंट ऐसे ही खान साहब को गिरफ्तार कर रही। सही, ये मेरा नहीं ख्याल। ये बहुत ही कोई बेवकूफ़ होगा जो शायद उनको ये मशवरा दे कि जी खान साहब को आप पकड़ लें, ठीक है। सिर्फ ये कि अगर तो कोर्ट बेल रिजेक्ट कर दे जी, तो फिर मेरे ख्याल में गवर्नमेंट के लिए कोई रास्ता नहीं होगा सिवाय इसके कि वो, तो फिर उनके लिए एक लीगल एक वो होगा कि जी हमें तो कोर्ट ने कहा कि पकड़ ले, तो बेल रिजेक्ट हो गई। खुद से अगर वो गिरफ्तार करेंगे तो ये उनके लिए अच्छा नहीं होगा। सही। इन केस खान साहब गिरफ्तार हो जाते हैं और कुछ दिनों के लिए जेल भी चले जाते हैं, तो इसका पाकिस्तान की सियासत पे क्या असर इम्पैक्ट होगा, इसके असरात क्या होंगे पीडीएम की सियासत के लिए और ख़ुद पीटीआई की सियासत के लिए? देखिए, मैंने पहले कहा कि हम कन्फ्रंटेशन के मूड में तो चले गए जी। अब खान साहब जेल जाते हैं, उसके बाद जो पीछे इनकी जो लीडरशिप रहती है वो खान साहब के क्यू के बगैर तो कोई कदम नहीं उठाएंगे। खान साहब कॉल देंगे कि लोग निकल आए, सड़क शहरों को बंद कर दें, फला कर दें, ढिमका कर दें, तो टेक्निकली पॉलिटिकली पॉसिबल तो है, लोग निकल आएंगे, रास्ते भी बंद कर देंगे, पुलिस लाठीचार्ज भी होगा। पंजाब में तो उनकी अपनी हुकूमत है, वो शायद वहाँ पे सक्सेसफुली उसको सारे शहरों को पैरालाइज कर दे। हमारे यहाँ भी उनकी हुकूमत है, लोगों को नहीं रोकेंगे, पुलिस लाठीचार्ज नहीं करेगी। बलूचिस्तान तो वैसे ही सैलाब
वहाँ पे तो हालात बहुत ज़्यादा कराची में पीटीआई के लोग निकल आएंगे, कोई हल्ला गुला हो जाएगा, तो उससे मसाइल हल होंगे नहीं, मजीद पेचीदा हो जाएंगे, ये मेरा ख्याल है। तो आगे जो भी देखें, ऐसे मौके में कुछ भी अनएक्सपेक्टेड हो सकता है। जिस तरह आपने कहा कि जी लोग कहते हैं कि मार्शल लॉ लग जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। मार्शल लॉ अगर लग गया तो उसकी लोग सपोर्ट करेंगे, क्या होगा? या मार्शल लॉ नहीं आएगा, गवर्नमेंट खुद ही रिजाइन देती है वक्त से पहले, और कोई और किस्म की सिचुएशन निकल आती है, अदालतें जो है फिर एक नजरिए ज़रूरत के तहत कोई और प्रोग्राम डाल देती है। बिल्कुल, तो पॉसिबिलिटीज तो है, लेकिन ये कि मेरे ख्याल में उनकी गिरफ्तारी से मसाइल पेचीदा होंगे। सही। उनका हमारी प्रेडिक्टमेंट ये है इस वक्त जो सिचुएशन है, वो बाहर रहते हैं तो भी अटैक के मोड में, अंदर जाएंगे तो और भी कन्फ्रंटेशन, उसको सिचुएशन और कॉम्प्लिकेट हो जाएगी। अच्छा, आज आपने ट्वीट भी की है खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के हवाले से कि उन्होंने भी जवाब में जो पीडीएम के जो उनके सीनियर लीडर्स हैं उनके खिलाफ एफआईआर या मुकदमा दर्ज करने की इजाज़त दे दी है। तो इस इकदाम को आप किस तरह देखते हैं? देखिए, अभी टेट फॉर टैट चल रहा है जी, वो कदम उठाते हैं तो हमारे यहाँ प्रोविंशियल गवर्नमेंट या उधर से पंजाब की गवर्नमेंट, वहाँ पे आपने देख लिया क्या ऑलरेडी अरेस्ट वारंट्स इशू हो गए हैं। वो जो 25 मई का वाकया जो उस पर उन्होंने अरेस्ट वारंट शुरू कर दिया, वो पीएमएलएन के लोग जो हैं वो बेल ले रहे हैं। यहाँ पे मेरा ख्याल है कि शायद परवेज इलाही साहब इसके लिए तैयार नहीं थे, जो ट्रीजन के केसेस के हवाले से, तो वो इसीलिए उन्होंने जो है तो हमारे खैबर पख्तूनख्वा में उनको कहा कि जी आप कर लें, तो उसको कैबिनेट से अप्रूव करवा के और अली अमीन ऑफिशियली अली अमीन गंडापुर साहब को ऑथोराइज किया कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट के बिहाफ पे, हालांकि वो ट्रीजन केस के लिए भी आपके पास कुछ वो होना चाहिए, तो उसको इसीलिए उससे ऑफिशियली प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने उसको ऑथोराइज किया कि आप केसेस करें इस पे। तो करते हैं कि नहीं करते हैं, अभी तक 18 को तो ये डिसीजन हुआ है, कब करते हैं तो वी डोंट नो दिस। अच्छा, इसमें कोई फ़र्क है? कुछ लोग कह रहे हैं कि खान शहबाज गिल साहब ने जो बात की है तो वो अलग है, और जो गुज़िश्ता अदवार में या कुछ अर्सा पहले नवाज शरीफ साहब ने कहा, या जो मौलाना फजल रहमान साहब ने या जरदारी साहब ने जो इल्ज़ाम लगाए या जो उन्होंने तनकीद की फौज पे, तो क्या इसमें कोई आपके ख्याल में कोई तफरीक है? इशू ये है, इसको 2-3 उसमें एंगल से इसको देखना पड़ेगा जी। एक ये कि मियाँ साहब ने या मरियम नवाज ने या फजल रहमान ने जो बात की थी, वो एस्टेब्लिशमेंट को नाम लेके या जो है तो फिर एक DGI का नाम लेके उन्होंने सिंगल आउट करके कहा था। जी जी। शहबाज गिल ने जो बात की वो था कि जी आप हुक्म ना माने,